बारे में राहुल जी ने पार्लियामेंट में भी अपनी भूमिका रखी, रास्ते में भी रखी कि आखिर अदानी जी को इतना प्यार मोदी जी का क्यों है, अदानी और मोदी जी का रिश्ता क्या है। नशीली चीज़ें लाकर देश के युवाओं को बर्बाद करने का पाप नरेंद्र मोदी और अदानी मिलकर कर रहे हैं। कांग्रेस अब पूरी आर पार की लड़ाई लड़ने की मानसिकता से ये लड़ाई लड़ेंगे। राहुल गांधी ने कोई गलती की नहीं, चोर को चोर बोला है। नीरव मोदी, ललित मोदी जो देश की जनता के पैसे लेके भागे भगोड़े चोर डाकू, हम बोलेंगे उनको 10 बार। शुरुआत में यहाँ पे कहा गया है कि संवैधानिक व्यवस्था बचाना यह हमारे लिए सबसे बड़ा मुद्दा है। और आज हम देश में गए 9 साल की जो सरकार जो आई है नरेंद्र मोदी जी की और बीजेपी की, ये सरकार ने जिस तरह से संवैधानिक व्यवस्था को तहस-नहस करने का जो प्लान बनाया और वो उस तरह का काम को हमेशा आगे बढ़ाते जा रहे हैं, हम सब लोग देख रहे हैं। आपने देखा होगा कि अदानी जो है, जिसके बारे में राहुल जी ने पार्लियामेंट में भी अपनी भूमिका रखी, रास्ते में भी रखी कि आखिर अदानी जी को इतना प्यार मोदी जी का क्यों है, अदानी और मोदी जी का रिश्ता क्या है। कई मुद्दे और पार्लियामेंट जब चल रहा है तो कई मुद्दे राहुल जी अदानी और मोदी जी के बारे में रखना चाहते थे, और यही बात नरेंद्र मोदी जी को पता चली। एक झूठे आरोप में जो कोई केस नहीं बनता, उनके ऊपर 2 साल की सज़ा सुनाकर उनका लोकसभा का सदस्यत्व रद्द करने का काम किया गया। सवाल ऐसे है कि देश के एयरपोर्ट, 6 एयरपोर्ट, देश के महत्वपूर्ण जो एयरपोर्ट है वो अदानी जी को दिए गए। उसके नियम ऐसे हैं कि मिनिमम अगर प्राइवेटीकरण उन लोग कर रहे हैं तो एक व्यक्ति को 2 ही दे सकते हैं, लेकिन जो देना है वो अदानी को दिया जा रहा है। तो वो एयरपोर्ट हो गया, समंदर के पोर्ट है, वो भी 6 पोर्ट उनको दिए गए अदानी को। और ये पोर्ट जो है वो भी महत्वपूर्ण थे। आपको याद होगा कि मुंद्रा जो पोर्ट है गुजरात में, उससे कई बार बड़े पैमाने में ड्रग जो लाए गए हैं, कुछ समय वो मिले भी, 3 बार वो पकड़े गए हैं। आज पूरे देश की युवाओं को बर्बाद करने की व्यवस्था उस पोर्ट के माध्यम से की जा रही है। नशीली चीज़ें लाकर देश की युवाओं को बर्बाद करने का पाप नरेंद्र मोदी और अदानी मिलकर कर रहे हैं। ये भी आप सब लोगों ने आपने देखा है। दूसरा ऐसा कि जो देश की पीयूसी जो है वो भी बड़े पैमाने में बेची जा रही है। आपको पता है कि पीयूसी हमारे देश के युवाओं को बड़े पैमाने में जॉब देने का काम करती थी। देश के लोगों के लिए, जैसे अपन पेट्रोलियम की बात अगर देखते हैं तो पेट्रोलियम जब मनमोहन सिंह साहब की जब सरकार थी तो इंटरनेशनल बाज़ार में कच्चे तेल के दाम आज से भी ज़्यादा थे, लेकिन पेट्रोलियम व्यवस्था सरकार के कब्जे में थी, पीयूसीज के पास थी। लोगों को कम दाम में पेट्रोलियम व्यवस्था प्राप्त हो, सरकार के तिजोरी पे उसका अगर बर्डन आ भी गया, लेकिन लोगों को कम दाम में चीज़ें मिलना चाहिए। ये काम डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब के सरकार में हुआ। आज आपने देखा होगा कि देश के पेट्रोलियम मिनिस्टर बताते कि अब हमारे हाथ में नहीं है, डीजल, पेट्रोल और गैस के कीमतें कम करने का अधिकार हमारे नहीं है। पूरे के पूरे पीयूसीज आज अदानी और अंबानी के हाथ में चले गए, उनके मित्रों के हाथ में गए, नरेंद्र मोदी के मित्रों के हाथ में गए। यही हम देख रहे हैं। देश का जो डिफेंस व्यवस्था है वो डिफेंस भी आज अदानी के हाथ में चला। उसमें चाइनीज़ लोग उसमें इन्वॉल्व किए गए। राहुल जी ने उसमें प्रश्न भी किया
कि ये चाइनीज़ व्यक्ति कौन है। तो क्या देश की सुरक्षा, देश की जनता का अधिकार, ये सब चीज़ें बेचने के लिए नरेंद्र मोदी को हमने सत्ता में नहीं लाया, और उसका जवाब पूछने का अधिकार देश की जनता को है। अपोजिशन पार्टी कर कांग्रेस को तो ज़्यादा है, और हमारे नेता राहुल गांधी जी ये सवाल उनको पूछ रहे थे, लेकिन आज ये सवालों को पूछने के बाद जिस तरह से झूठा आरोप लगाकर, क्योंकि मोदी जो चीज़ है, मोदी सरनेम के हमारे बिहार में भी लोग हैं, गुजरात में भी है, महाराष्ट्र में भी, देश के कई वो विविध जाति और धर्मों में। अब विविध जाति धर्मों में होने के बाद ललित मोदी, नीरव मोदी, ये जो लोग हैं भगोड़े, जिन्हें हमारे देश की जनता का पैसा लूट कर भागे हैं, उनके बारे में उनको चोर कहा है। वो कहता है कि बैकवर्ड को आपने अपमान किया। अगर नीरव मोदी और ललित मोदी ये बैकवर्ड है, तो जो बैकवर्ड लोग इस देश में रहते हैं, हमारे बिहार में रहते हैं, तो उनको पता है ना कि कौन बैकवर्ड में है। इस तरह के दुनिया के, हमारे हिंदुस्तान की जनता को झूठ बोलकर, झूठे सपने दिखाकर कितने दिन तुम सत्ता में रहोगे, ये सवाल हम बीजेपी को पूछना चाहते हैं। अगर बैकवर्ड, अगर सही में नरेंद्र मोदी रहते, मैं भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट था, मैंने उनकी जात पूछी थी, वो अपनी जात नहीं बता सके, वो कितने पढ़े वो भी कभी नहीं दिखा सके, उनके साथ कौन पढ़े वो भी किसी को पता नहीं। और इस तरह से झूठ मूठ कर एक देश के प्रधानमंत्री लोगों को झूठ मूठ की बातें बताकर देश के लोगों को गुमराह कर रहे हैं। और जिस राहुल गांधी के परिवार ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से लेकर तो राजीव गांधी तक, उस परिवार ने हमेशा इस देश को समर्पण से और अपनी पूरी ताकत के साथ, बलिदान के साथ इस देश को दिया है। उस परिवार को देशद्रोही अगर कह रहे नरेंद्र मोदी, तो देश का अपमान है। मोदी, नीरव मोदी और ललित मोदी के बारे में बोलना यानी देशद्रोह होता है, तो गांधी परिवार के बारे में बोलना भी तो ये देशद्रोह होता है। ललित मोदी, नीरव मोदी तो देश से पैसा लेके भागे हुए, जनता का पैसा लेके भागे, भगोड़े लोग हैं। उनको, उन लोगों को अगर हमने चोर बोला तो हम देशद्रोही है। तो गांधी परिवार को अपमानित करने का फिर ये तो बड़ा देशद्रोह है। तो बीजेपी के लोग क्या गांधी परिवार से माफ़ी मांगेंगे, ये सवाल हमारा है। और जिस तरह से आज राहुल गांधी को अपमानित किया जाता, मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूँ, मुझे पता है कि मैडम सोनिया जी को बीजेपी के मंत्री, जिसमें बिहार के भी कुछ मंत्री है, उस राजीव गांधी की वो धर्मपत्नी है, जिस राजीव गांधी ने इस देश के लिए अपना बलिदान दिया, उस विधवा का अपमान बीजेपी के मंत्री और सांसद कर रहे थे, संसद में कर रहे थे। और इस तरह का अगर गांधी परिवार का अपमान करने का काम, साहस अगर बीजेपी करना चाहती है, तो देश की जनता इनको अब सबक सिखाएंगे। ये जो इनकी तानाशाह प्रवृत्ति जो है, इस प्रवृत्ति को अब लोग जवाब देंगे। और कांग्रेस का कार्यकर्ता पूरे देश में अब रास्ते की लड़ाई लड़ेंगे। राहुल गांधी जी का, जिस पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने पूरी प्रॉपर्टी देश को दान कर दी, उनके पोते को आज घर से बेदखल करने का पाप जो नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, इसका परिणाम उनको भुगतना पड़ेगा। और जिस तरह से देश की जनता को इस तानाशाही प्रवृत्ति की वजह से महंगाई, बेरोजगारी, किसान की आत्महत्या, किसान को बर्बाद करने का पाप जो बीजेपी कर रही है, नरेंद्र मोदी की सरकार कर रही है, इनको इसका भी परिणाम भुगतना पड़ेगा। हम रिजर्वेशन की बात करेंगे, जब संविधान की बात आती है तो रिजर्वेशन उसका मेन आत्मा है। तो रिजर्वेशन में भी आपने देखा होगा कि जब संविधानिक व्यवस्था ही पूरी ख़त्म कर दी, अब पीयूसीज पूरी बेच दी, तो पीयूसीज अगर प्राइवेट आदमी के हाथ में गई तो उसमें रिजर्वेशन इशू ख़त्म हो गया। और
बिहार में मुझे ऐसा है कि जितने भी पीयूसीज में, अगर देश के जितने पीयूसी उसमें बिहार के लोग ज़्यादा उसमें नौकरी पे रहे और बिहार का बड़ा योगदान पीयूसीज में रहा है। तो आज पीयूसीज बंद कर दिया, पीयूसीज प्राइवेट आदमी लोगों को बेच दिया, तो उसमें रिजर्वेशन ख़त्म कर दिया। तो फिर रिजर्वेशन ख़त्म हो गया तो फिर बैकवर्ड हो, शेड्यूल कास्ट हो, ट्राइबल हो, किसी को भी रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। और ये जो परिस्थिति बना के रखी है उसका हम बार बार विरोध कर रहे हैं। आपको पता होगा कि हम लोगों का अभी रायपुर में पार्टी का महाधिवेशन हुआ और महाधिवेशन में कांग्रेस पार्टी ने इस बार अपनी एक भूमिका स्पष्ट की। खुद राहुल गांधी जी ने उसमें अपनी मांग की थी कि ओबीसी की जाति निहाय जनगणना हो। नरेंद्र मोदी अगर ओबीसी के रहते तो जाति निहाय जनगणना ओबीसी की होती थी। जब तक ये, क्योंकि नेशनल सेंसस होता है, अगर हमारे बिहार में हम स्टेट के आधार पर कर रहे हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट उसमें कोई भी मदद नहीं करेगी, राज्य सरकार के आधार पर ही आपको उसको आगे बढ़ना पड़ेगा। लेकिन सेंट्रल का हमारा संविधान कहता है कि माइनॉरिटी हो, शेड्यूल ट्राइब हो या ओबीसी हो, उसका सेंसस सेंट्रल ने करना चाहिए। लेकिन नरेंद्र मोदी ओबीसी का सेंसस देश में नहीं करना चाहते और कांग्रेस ने रायपुर के अधिवेशन में ठहराव पारित किया कि ये सरकार ने तो करना चाहिए, ये सरकार नहीं करेगी तो कांग्रेस की सरकार आने के बाद ओबीसी का राष्ट्रीय सेंसस हम करेंगे और ओबीसी के लिए मंत्रालय एक केंद्र सरकार में हम खोलेंगे, जिससे देश के बैकवर्ड को बड़े पैमाने में आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक ये तीनों व्यवस्था में उन लोगों को फायदा मिले। ये भूमिका लेकर कांग्रेस आगे बढ़ना चाहती है। लेकिन जो तानाशाह के माध्यम से इस व्यवस्था को ख़त्म करना चाहते हैं, इस तानाशाह प्रवृत्ति जो नरेंद्र मोदी जी के रूप में इस देश में आई है, बीजेपी के रूप में आई है, उस व्यवस्था को अब लोगों के दरबार में जाके कांग्रेस इस व्यवस्था को उखाड़ के फेंकने का मानस बना चुकी है। आज पूरे देश में हर राज्यों में हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और अब यहाँ से हम हमारा मैसेज पूरे गांव तक हर व्यक्ति तक पहुँचाने का एक संकल्प आज से हम लोगों ने कर लिया है और कांग्रेस अब पूरी आर पार की लड़ाई लड़ने की मानसिकता से ये लड़ाई लड़ेंगे। अब क्वेश्चन, देखो राहुल गांधी जी ने कोई गलत बोला ऐसा मैं नहीं बोलना चाहता। राहुल गांधी जी ने इस विषय पे सावरकर जी के बारे में यही कहा था कि उनने माफ़ी मांगा था अंग्रेज से, उनको 60 रुपया महीना मिलता था। अब मुझे ये कौन से स्वतंत्र वीर को, हमारे बिहार में भी कई स्वतंत्र वीर हो चुके हैं, अंग्रेजों ने उनको कोई मानधन दिया है 60 रुपया, उस समय के 60 रुपया आज के 10 लाख के ऊपर, तो किसको दिया है बिहार में? तो भी बताइए कोई ऐसे व्यक्ति को अंग्रेज ने उनको मानधन दिया है? उनका लेटर भी दिखा था राहुल जी ने कि इन्हें माफ़ी मांगी थी। उन्हें तो उस विषय को नहीं बोला था, मैं सावरकर नहीं मैं गांधी हूँ, इतना ही कहा था। तो इतनी तकलीफ क्यों है? क्या बीजेपी ने 2014 में सत्ता में आने के लिए महंगाई के बारे में बोला था? तो आज का गैस सिलेंडर सस्ता हो चुका है, पेट्रोल सस्ता हुआ है, डीजल सस्ता हुआ है, क्या सस्ता है देश में? हमें याद है कि शीला दीक्षित की सरकार दिल्ली में थी, 40 रुपया किलो प्याज हुआ और तुम्हारे मीडिया के माध्यम से दिखाया जा रहा था कि लोगों के आंखों में आंसू आ गए, महिलाओं के आंखों में आंसू आया। इतनी अच्छी सरकार जो शीला दीक्षित की थी, एक सिर्फ प्याज के लिए थी। लेकिन आज महंगाई के बारे में मुझे लगता है कि महंगाई आज हमारे लिए बड़ा इशू नहीं है, आज बड़ा इशू नहीं है। बेरोजगारी हमारे लिए बड़ा इशू नहीं है, किसान के इशू हमारे लिए बड़ा है। बिहार में हम देखते हैं एक तरफ सुखाड़ और एक तरफ पूरी बाढ़। क्या मोदी जी ने हमारे यहाँ पे बाढ़ के लिए कहा था ना, आश्वासन दिया था, कितना लाख करोड़ का तो उन्होंने यहाँ पे पैकेज डिक्लेयर किया था, 1.25 लाख का। देखो हमारे लिए वो, मेरा एक सवाल है, मैंने राहुल जी की जो बात है, राहुल जी ने कोई गलत नहीं कहा था, राहुल जी ने कहा था, लेकिन हमारे लिए वो इशू नॉर्मल है, हम उस इशू पे चर्चा नहीं करना चाहते।
हम महंगाई के बारे में चर्चा करना चाहते हैं। जो आश्वासन, जो सपना 2014 में नरेंद्र मोदी जी ने और बीजेपी ने इस देश को दिया था, बेरोजगारी के बारे में 2 करोड़ युवाओं को हम हर साल नौकरी देंगे, वो कहा था। किसान के फसल को हम दुगना दाम देंगे, स्वामीनाथन समिति की सिफारिश हम लागू करेंगे। क्या ये इशू नहीं है देश के सामने? देश की डिफेंस में आज हमारी सिक्योरिटी अच्छी नहीं है, हम असुरक्षित हो चुके हैं। क्या हमारे देश के लिए ये इशू नहीं है? हिमाचल में, मैं बिहार की बात कर रहा हूँ, मैं अरुणाचल में हम देखते हैं, अरुणाचल में और लेह लद्दाख में बहुत सा एरिया चीन ने अपने देश का कब्जा कर लिया है। क्या हमारे देश के लिए वो इशू नहीं है? ये बीजेपी इस तरह के इशू जो आज पब्लिक के लिए नहीं और देश के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, ये इशू को लाकर मूल इशू को डाइवर्ट करना बीजेपी चाहती है। लेकिन कांग्रेस जनता की जो डिमांड है, जो देश आज हमारा खतरे में आ चुका है, उसकी लड़ाई कांग्रेस लड़ेंगी। ये फालतू के इशू लाकर बीजेपी, हम लोग बीजेपी की लाइन में हम नहीं चलेंगे। हाँ भाई, 2 तारीख को देखो, 2 तारीख को हम लोगों की औरंगाबाद में हमारी जॉइंट बड़ी रैली है। 2 तारीख उद्धव ठाकरे जी है, अजित पवार है, मैं हूँ, हमारे अशोक चौहान जी है, हम लोग जॉइंट ये कर रहे हैं। ये इशू हमारे लिए महत्व के नहीं है, हमारे इशू पब्लिक के इशू हमारे लिए महत्वपूर्ण है, हमारे देश के और संविधान के इशू हमारे लिए महत्वपूर्ण है। इशू बीजेपी लाइन खींचेंगे और हम लोग उसके लाइन पे चलेंगे, ये हम नहीं करेंगे। एक सवाल है कि बात राहुल गांधी की संसद सदस्यता समाप्त हो गई, उनको बंगला खाली करने की जरूरत होती है तो एकता दिखती नहीं। देखो, 2 चीज़ें हैं। कांग्रेस बलिदान से खड़ा हुआ पक्ष है। कांग्रेस कोई किसी इससे दिए हुए से कोई खड़ा हुआ पार्टी नहीं है। आज़ादी में भी कांग्रेस का योगदान है और देश को खड़ा करने में भी कांग्रेस का योगदान है। हमारी भूमिका स्पष्ट है। हम संवैधानिक व्यवस्था के लिए लड़ रहे हैं, हम सत्ता के लिए नहीं लड़ रहे। राहुल जी ने इसको स्पष्ट किया है, एकदम स्पष्ट किया है। और जैसा बंगला छोड़ने को बोला, आपने कल ही लेटर उनका देखा कि जिन सेक्रेटरी ने उनको लेटर भेजा था, उनको धन्यवाद करके लेटर भेजा। हमारी भूमिका, हम उस बंगले में बने नहीं रहना चाहते। नहीं है सदस्यता निकालने की बात कर रहे थे, हमने उनको धन्यवाद कर दिया। देखो, आज देश मुसीबत में आया है और ऐसे समय में कई बार नीतीश जी हो, अखिलेश जी हो, कई बार हमारे राज्य की जो स्टेट पार्टी है उन्होंने भी कहा कि कांग्रेस के बगैर ये आसान भी नहीं है बीजेपी को हराना। ऐसे समय में अगर संवैधानिक व्यवस्था और देश हित, ये दोनों बात अगर स्टेट पार्टी के दिमाग में हो, तो मुझे लगता है कि दिल्ली में बैठकर एक रणनीति सबने बनानी चाहिए। तो मैं उनको सलाह नहीं दे सकता, लेकिन मेरा ये कहना है, एक देश का नागरिक के इस नाते से मेरी सलाह रहेगी कि आज देश मुसीबत में है और ऐसे समय में मैं बड़ा कि तू बड़ा ये नहीं है। आखिरी पूरे देश की पार्टी कांग्रेस है और सभी जो स्टेट पार्टी है, इनमें अगर वो बीजेपी का विरोध करना चाहती है तो बैठकर दिल्ली में इस तरह की रणनीति बने। क्योंकि बीच में कुछ क्षेत्रीय दलों ने कह दिया कि हम अलग से कैंप खोलेंगे, ऐसे नहीं। साथ में गए उनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से, आप बता दीजिए भैया। नहीं, आप स्थिति समझिए। एक मिनट। परसों खड़गे साहब के आवास पर जनता दल यू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह जी सहित
आप पार्टी के और 17-18 पार्टियां लीडर्स वहां डिनर पे गए थे और स्पष्ट बात हुई थी। उस बात में ये भी निर्णय हुआ था, सब लोगों की राय थी, राहुल जी की मौजूदगी में ये मीटिंग हुई खड़गे साहब के निवास पर, कि जो रीजनल पार्टीज़ के जो बड़े लीडर्स हैं उनको भी हम बुला के बात करेंगे। और मुझे लगता है कि नीतीश जी को भी ज़रूर जानकारी मिल गई होगी इसकी, कि नीतीश जी, तेजस्वी जी सहित देश भर के सभी राजनीतिक दलों के जो बड़े नेता हैं उनको भी बुला के वार्ता कर रही है कांग्रेस पार्टी। और जो आम लोगों की, सब लोगों की राय थी उसके अनुसार ये काम आगे बढ़ रहा है, इसमें कोई देरी नहीं होगी। नहीं, मुझे आपने अच्छा सवाल किया। राहुल गांधी ने, नरेंद्र मोदी जी ने पार्लियामेंट में कहा किसानों को, अन्नदाता को आतंकवादी कहा, तो क्या ये चैन बराबर है? इस देश का अन्नदाता आतंकवादी है, नक्सलवादी है, खालिस्तानी है? इस तरह का अगर बात अन्नदाता के बारे में अगर नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, पार्लियामेंट में कहते हैं, तो ये चैन बराबर है। आप लोग, राहुल गांधी ने उनके शब्द को पिरोकर कैसा पलटाया जाए और कैसे मीडिया में डाला जाए, तो बीजेपी तो अब क्या कर रही है वो आपको ज़्यादा मालूम है। मीडिया के बारे में मैं नहीं बोलूँगा, आप तो, हम चौथा स्तंभ को रिस्पेक्ट करते हैं, हम उनके बारे में कुछ गलत नहीं बोलेंगे। लेकिन मुझे पार्लियामेंट में बोले हुए शब्द को अगर हमारी एक सांसद को कहा सुरपंखा बोल दिया, प्रधानमंत्री कह रहे हैं, तो क्या एक महिला का अपमान नहीं हुआ? तो ये प्रधानमंत्री बोल सकते, प्रधानमंत्री को बोलने का अधिकार है। जीएसटी के माध्यम से आपको याद होगा कि गोवा का भाषण उनका, जिस दिन जो जीएसटी लगा, तो गोवा में जाके भाषण किया उनने और कहा अगर नोटबंदी के समय में नोटबंदी अगर फेल होती है तो तुम जो चौक में बोलो, जो चौराहे में बोलो, जो सजा दोगे वो मैं उसके लिए तैयार हूँ। तो अब नोटबंदी सक्सेस होगी देश में। आप मुझे ये कह रहे हैं, देश का प्रधानमंत्री इस तरह के वक्तव्य जब करते हैं तो उनके बारे में कुछ बोलने को तैयार नहीं कोई, क्योंकि उनको बोले तो एफआईआर दर्ज होता है और प्रधानमंत्री का अवमान किया करके तुम्हें जेल हो जाती है। ये कौन सा नया कानून आया? लोक प्रतिनिधि कानून जो है, जिस हमारे देश में जनता राजा होती है इस डेमोक्रेसी में, अब लेकिन सत्ता में बैठे हुए लोग अपने को ही राजा समझ रहे हैं। ये कौन सा लोकतंत्र आया है देश में? अगर तुम गलती करे तो तुमको बोलने का भी अधिकार हमको डेमोक्रेसी में है, लेकिन वो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे। हम राजा हैं, हमें 32 करोड़ लोगों ने चुन के दिया। इस देश की पॉपुलेशन 140 करोड़ है, हमें 32 करोड़ लोगों ने चुन के दिया। क्या चल रहा है हमारे देश में? सावरकर के ग्रैंडसन रणजीत सावरकर ने कहा है कि अगर राहुल गांधी माफी नहीं मांगते हैं तो उन पे एफआईआर करेंगे, जबकि ठीक है, ठाकरे, शरद पवार, ये लोग वो हमारे लिए वो सब्जेक्ट डिस्कस का नहीं है। हमारे लिए महंगाई है, बेरोजगारी है, किसान का इशू है, देश की सीमाएं सुरक्षित नहीं है, देश का संविधान सुरक्षित नहीं है। ये कांग्रेस के लिए मूल मुद्दे हैं। अदानी महाघोटाला और अदानी का महाघोटाला, अदानी और मोदी का जो रिश्ता है, सावरकर को लेकर जो राहुल गांधी ने कहा, आप मानते हैं कि सही कहा है? तो दिया ना पेपर। मैं सावरकर नहीं, मैं गांधी हूँ, इतना ही बोला तो क्या फर्क पड़ गया? कौन सी तकलीफ हो रही है आपको? और मोदी और अदानी के रिश्ते के बारे में क्यों नहीं बात हो रही है? अरे मैं बिहार के बारे में बात करना रहा हूँ। मुझे तो यहाँ सुकाड़ भी है और बाढ़ भी है, उसके बारे में नहीं चर्चा करूँ बिहार की। आपके अलायंस पार्टनर है एनसीपी और देखो, मुझे हमने कई बार कहा है कि
विपरीत परिस्थिति में वो महाविकास आघाड़ी हुई थी, आपको याद है? अंधेरे में सरकार बनी थी, वो भी याद होगा। और फिर दोनों 72 घंटे में वापस आए, फिर हमारी नेता सोनिया जी के पास ये लोग गए। हमारे अब जो हमारे साथ आए हम उनको लेके चलना चाहते हैं। बीजेपी जैसे नहीं है हम लोग। बीजेपी के जितने अलायंस थे कहाँ हैं, उनके बारे में क्यों बात नहीं करते? बीजेपी का कौन सा अलायंस बचा अभी बताइए? अकाली दल, जनता दल, एक भी बताइए। जनता दल था उनका, अकाली दल था, कौन सा शिवसेना था, कौन सा एक तो भी अलायंस बात करेंगे? उनके बारे में क्यों नहीं बात कर रहे आप? क्या महंगाई, बेरोजगारी, किसान का इशू, देश की सीमाएं, संवैधानिक व्यवस्था, ये सब इशू अपने लिए बंद है? क्या उसके बारे में कोई बात नहीं करेंगे? लोकतंत्र खत्म हो जाए, ये भूमिका आप लोगों की है। हम सबको साथ लेके चलेंगे क्योंकि हमारी भूमिका पहले से रही है। सभी धर्म और सभी जाति को साथ लेके चलने की भूमिका हमारी कांग्रेस की रही है और वो रहेगी। उसके परिणाम हमें कुछ भी भुगतने पड़े चलेगा, लेकिन देश इकट्ठा रहे, यूनाइटेड रहे, सब जाति धर्म के लोग साथ रहें, ये भूमिका। उसी के लिए तो राहुल गांधी ने पद यात्रा निकाली कन्याकुमारी से कश्मीर, 3,500 किलोमीटर की यात्रा निकाली। ये आसान नहीं था, लेकिन वो यात्रा से बीजेपी के पैरों की जमीन खिसक गई और इसलिए तुरंत कर्नाटक का केस गुजरात में लगाकर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में उस तरह का झूठा आरोप लगाकर राहुल गांधी की सदस्यता रद्द करने का पाप किया गया। क्या इस देश के लोकतंत्र को बचाने की भूमिका मीडिया की नहीं है? चौथा स्तंभ की देखो, चाय बेचने वाला भी देश का प्रधानमंत्री बना है, तो हमारा लोकतंत्र इतना बढ़िया है कि कोई भी बन सकता है, सपना कोई भी देख सकता है। मैंने कहा ना, सब कोई भी बन सकता है ना। अरे देखो, आपको भी सपना होगा आज का मुख्यमंत्री बनने का। मोहम्मद फैजल का मेंबरशिप रिस्टोर हो गया है, सुप्रीम कोर्ट में रिस्टोर किया है। क्या राहुल गांधी के मामले में भी आपको हाई कोर्ट अप्रोच करने की विचार करें? हमें कोई जरूरत नहीं है। आखिर क्यों? क्या पॉलिटिकल? ये हमें नहीं चाहिए ना, हमें क्यों चाहिए? हमने गलती की नहीं है, राहुल गांधी ने कोई गलती की नहीं। चोर को चोर बोला है, नीरव मोदी, ललित मोदी, जो देश की जनता के पैसे लेके भागे, भगोड़े, चोर, डाकू, हम बोलेंगे उनको 10 बार। हमारी भी सदस्यता रद्द कर ले तो हम चले, लेकिन जो चोर है तो चोर बोलेंगे हम। हमारी भूमिका स्पष्ट है, हमने थूकना और हमने चाटना हमारी आदत नहीं है। सर, आप क्या चाहते हैं? राहुल गांधी 2024 का लोकसभा नहीं लड़े? वक्त बताएगा। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।